नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का महासंग्राम अभी दूर है, लेकिन सियासी बयानबाजी ने अभी से तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये दावा कर रहे हैं कि वाराणसी मंडल की सभी 8 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव केंद्र की बीजेपी सरकार की तुलना अघोषित आपातकाल से कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के ये दावे जमीनी हकीकत पर आधारित है या फिर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के मेरे सहयोगी नवेंदु। बहुत बहुत स्वागत है नवेंदु। धन्यवाद। 2022 में बनारस की सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार अजय राय ये दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। कैसे होगा? देखिए, इस वक्त जो कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके केंद्र में योगी आदित्यनाथ है, लेकिन बार बार अजय राय कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं ताकि वो सुर्खियों में आ जाएं और मीडिया का फोकस उन पर बना रहे। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी का महासंग्राम चल रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों को गठबंधन करना है या नहीं। कुछ दिन पहले अजय राय की पीएम मोदी पर एक घटिया टिप्पणी सामने आई थी, उसके बाद बवाल शुरू हो गया और अब अजय राय ने सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी है और कहा है कि वाराणसी में बीजेपी का क्लीन स्वीप कर देंगे, एनडीए गठबंधन का क्लीन स्वीप कर देंगे। दर्शकों को बता दें कि बनारस में लोकसभा से पीएम मोदी खुद वहां से सांसद हैं और वहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने सभी सीटों को पिछले बार विधानसभा चुनाव में जीता और एक सीट पर अपना दल, जो कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उसके विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन अजय राय का यह दावा कि हम अगली बार यानी 2027 में बनारस की सभी 8 सीटें जीत लेंगे, इस दावे में दम नजर नहीं आ रहा है और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। देखिए, बनारस जिसकी पहचान बाबा विश्वनाथ से है और जब से नरेंद्र मोदी ने बनारस की जिम्मेदारी संभाली है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से काशी जो है यूपी की सियासत का मिड पॉइंट बन चुका है और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जब बनारस चर्चा के केंद्र में नहीं होता है। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में वहां से लोकसभा चुनाव लड़े और अजय राय को केवल तब 75,000 वोट मिले। आप इससे समझिए कि अजय राय वहां कितने बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी से लगातार 3 चुनाव हारे हैं। हां, पिछले बार के लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में अजय राय को 4 लाख के आसपास वोट मिले। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी और नरेंद्र मोदी के जीत का मार्जिन जरूर कम हुआ। पिछली बार पीएम मोदी वहां से करीब 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते। उसके पहले जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, पीएम मोदी वहां से 4,70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और उसके पिछले में 3,70,71,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो अजय राय, अरविंद केजरीवाल, शालिनी यादव जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज वहां जो है वो धराशायी हो गई और उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि जब भी विधानसभा चुनाव हुआ योगी आदित्यनाथ के समय 2022 में, उसके पहले 17 में भी बीजेपी ने बनारस में जबरदस्त प्रदर्शन किया। चाहे वाराणसी कैंट की बात करें, वाराणसी उत्तर की बात करें, दक्षिणी की बात करें, शिवपुरी की बात करें, 8 जो सीटें हैं वो समीकरण के हिसाब से भी आप देखिए तो वो एनडीए गठबंधन के लिए फिट बैठता है। सबसे ज्यादा आबादी वहां पर ब्राह्मण वोटर की है। ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ और ठाकुर सवर्ण जाति की आबादी बनारस लोकसभा सीट पर करीब करीब 40% है और अगर 8 विधानसभाओं में आप उसको देखेंगे तो लगभग हर विधानसभा में ब्राह्मण वोट इंपॉर्टेंट है, कायस्थ वोट इंपॉर्टेंट है, भूमिहार और ठाकुर वोट भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुस्लिम यादव को भी मिलाकर 20-21-22% तक वोट है वहां पर, लेकिन एक तरफ मुस्लिम यादव हैं तो उसका जवाब ब्राह्मण वोटर और कायस्थ वोटर ही हैं। इसके अलावा राजपूत और भूमिहार उसमें ऐड हो जाते हैं और एक बड़ा तबका है वहां पर पंकज चौधरी, जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी कुर्मी जाति से। कुर्मी, कुशवाहा, बिंद, मल्ला, शाक, इन जाति की आबादी बनारस में बहुत ज्यादा है। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं तो क्या इस समीकरण को तोड़ पाएंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की वोटों की संख्या जरूर कम हुई, लेकिन 1.5 लाख भी कोई छोटा मार्जिन नहीं है। 1.5 लाख से बहुत कम लोग चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद समीकरण बदले, तमाम उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई और योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व वाला जो नैरेटिव आगे बढ़ रहा है वो अजय राय की बातों को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। यहां पर अब देखना यह होगा
कि सपा कांग्रेस का क्या गठबंधन पहले होता है, क्योंकि बनारस में इस वक्त तो माहौल जो है पूरा भगवामय हो चुका है। हर तरफ सनातन की बात होती है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात होती है, नमामि गंगे परियोजना की बात होती है, और पीएम मोदी बनारस के लिए तो सबसे बड़े फैक्टर वही है। 50 बार से ज्यादा का वो दौरा कर चुके हैं, कई बड़ी सौगात दे चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ का चेहरा। तो बनारस के लोगों ने मन बना लिया है कि योगी आदित्यनाथ का साथ देना है। अंतिम मोमेंट पर अगर अखिलेश यादव लोगों का भरोसा जीत पाए, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है, तो हो सकता है अजय राय अगर गठबंधन भी हो जाता है तो उनके दावे हकीकत में बदल जाएं। लेकिन 8 में से अगर वो 1 सीट जीत जाए, यही काफी होगी, क्योंकि जितने भी सीटों पर पिछले बार जीत हुई है वो अच्छे अंतरों से हुई है, और बीजेपी वहां पर मजबूत नजर आ रही है। मुस्लिम यादव का गठजोड़ समाजवादी पार्टी के लिए वहां पर 20 से 25% का वोट बैंक है, और मायावती चुनाव लड़ती हैं तो दलित वोटों का बिखराव होगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी का अपना जो पार्टी कही जाती है, जो उनके कोर वोटर हैं, उनकी संख्या करीब 60 से 65% की है वहां पर। तो आप समझिए कि जब वो 8 विधानसभाओं में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो निश्चित तौर पर वो एनडीए को ही बढ़त देता है। और अजय राय के दावे में यहां फिलहाल कोई दम नजर नहीं आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ हवा बनाने के लिए बयान दे रहे हैं, और पीएम मोदी पर जो टिप्पणी की गई थी उसको दबाने के लिए वो पूरे जो माहौल है उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि अजय राय ने जो टिप्पणी की थी, क्या बीजेपी उसे 2027 के चुनाव में मुद्दा बना पाएगी, क्योंकि सीएम योगी ने इस बयान पर सख्त नाराजगी जताई। देखिए, मुद्दा बीजेपी बनाएगी, क्योंकि हमने बिहार चुनाव में देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई थी, तो उसको बीजेपी ने महिला सम्मान से जोड़ा, और उसके खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां असहज हो गई, जो विपक्षी पार्टियां भी थी। आरजेडी को तगड़ा झटका लगा, और 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में पार्टी जो है 25 सीटों पर सिमट गई। अब तो उनके कुछ विधायक भी बागी हो गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी महिला सम्मान को लेकर के आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कैसे योगी आदित्यनाथ महिलाओं के समर्थन में हुंकार भरते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, और सीएम योगी लगातार वहां महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की मां पर पहले जो टिप्पणी हुई थी उसको भी बीजेपी जोड़ेगी, और अजय राय ने तो सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठाए, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उस भाषा को दोहराना भी किसी के लिए संभव नहीं है। तो यहां पर निश्चित तौर पर अजय राय को झटका लगेगा, और योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह भाषा स्वीकार्य नहीं है, और बनारस में योगी प्लस मोदी, इन दोनों की जो तगड़ी जोड़ी है, इसके सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निश्चित तौर पर धराशायी हो जाएगी। कई लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि वहां पर अगर पूरा विपक्ष भी मिल जाएगा, मायावती मिल जाएंगी, चंद्रशेखर रावण मिल जाएंगे, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। सबसे बड़ा बात है कि हिंदुत्व, वह जैसे अयोध्या की बात की जा रही है, उसके बाद काशी की बात की जा रही है, और पीएम मोदी के जो फोटोज वायरल होते हैं, जो वीडियोज वायरल होते हैं, और आप देखिए कि जब भी वो बनारस जाते हैं लाखों की संख्या में लोग सड़क पर नजर आते हैं। सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन धरातल पर विकास हुआ है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। घाटों का कायाकल्प हुआ है। कुछ सवाल आप जरूर उठा सकते हैं, लेकिन अभी भी पलड़ा जो है वो बीजेपी की तरफ भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है, और अजय राय की बयानबाजी जो है आने वाले चुनाव में बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और पीएम मोदी के सम्मान से जोड़ेगी, और इसका झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। तो क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा? इसके साथ ही अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी ये कह दिया है, बीजेपी को कहा है कि अघोषित आपातकाल, तो इसके क्या अर्थ है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, गठबंधन हो पाएगा या फिर नहीं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित है, और यूपी की जनता जिस तरीके से वोटिंग कर रही है, लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कानून व्यवस्था और हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो ऐसे में गठबंधन हो भी जाता है तो क्या वो इतना इंपैक्टफुल होगा कि वो बीजेपी और एनडीए को डैमेज कर पाएगा? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी तो है। देखिए, बीजेपी के सहयोगी दलों में अनुप्रिया पटेल का वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, चाहे मिर्जापुर की बात हो, बनारस की बात हो, चंदौली की बात हो, गाजीपुर की बात हो, उसके अलावा संजय निषाद हैं, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर हैं। इन लोगों का ज्यादातर प्रभुत्व जो है वो पूर्वांचल के इलाकों में है, और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो भी जाता है तो दूसरी ओर भी गठबंधन बहुत ताकतवर है।
लेकिन सवाल यही कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं। जिस तरीके से दोनों पार्टी की राहें अलग अलग है, कांग्रेस कभी कभी मायावती के दरवाजे पर जा रही है, लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, और अखिलेश यादव तो ये कह चुके हैं कि जब भी कांग्रेस से गठबंधन होता है हमारा नुकसान ही होता है। तो कांग्रेस हर पार्टी के लिए जो है वो कहें तो किसी काम की रह नहीं गई है, उसका कोई जनाधार नहीं है, कोई वैसा वोट बैंक नहीं है। अगर गठबंधन होता भी है तो यह हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए झटका हो जाए और फिर पूरा हिंदुत्व बनाम इधर तुष्टीकरण की राजनीति योगी आदित्यनाथ इसे सौंप दे। अब जहां तक शिवपाल यादव की बात आपने की, तो चुनाव में यह मुद्दा बनेगा। बार बार विपक्ष संविधान बचाओ इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ता है, और शिवपाल यादव का यह बयान कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, यह आप देखिए तथ्यात्मक रूप से यह कितना सही है। क्या अगर अघोषित इमरजेंसी होती तो क्या शिवपाल यादव बयानबाजी कर पाते? क्या इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और बड़े बड़े नेता इस तरीके से खुलकर बयानबाजी कर पाते? आप अपने ही देश में तमाम काम खुलकर कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है आलतू फालतू बयानबाजी कर रहे हैं, जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहे हैं, सरकार को 1000 गालियां दे रहे हैं, मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, आपकी यात्राएं हो रही है, शंकराचार्य से आपका गठबंधन हो रहा है, तमाम चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। ये तो जनता को मालूम है, और चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा कि देश में इमरजेंसी है या फिर देश में इस वक्त स्थिति कैसी है। हाँ, वैश्विक संकट के चलते जरूर कुछ न कुछ कठिनाइयां हैं, और उस कठिनाइयों से हर किसी का सामना हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। अगर बहुत खराब स्थिति होती तो निश्चित तौर पर लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया के कई देशों में आज स्थिति दर्दनाक है, लेकिन भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में सारी चीजें व्यवस्थित नजर आ रही हैं, और लग रहा है कि 2027 के रण में योगी आदित्यनाथ इन लोगों से काफी आगे निकल गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, इन तमाम जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा है, जबकि बीजेपी अपने जनाधार और सरकार के कामकाज पर भरोसा जता रही है। वाराणसी की सीटों को लेकर किए जा रहे बड़े दावे हो या फिर सरकार पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप, इन सब के बीच राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। तो आज के लिए किस्सा यूपी में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।